हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो को आप लोगों को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। और मैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसके एक ही वीडियो में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर से देख लीजिए। और ये आपका बहुपद तो हट गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मात्र एक वीडियो आपको देखना है। ये जो वीडियो बस मात्र वन वीडियो आप देख लेते हैं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के आप बादशाह हो जाएंगे। ठीक है, बादशाह का मतलब कि इसके जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है, एक भी टाइप हमने छोड़ा नहीं। वो भी कंसेप्ट वाइज हमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में पूरा का पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर आप ये देख लेते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बिना सोचे समझे बहुत आसान तरीके से इसमें एग्जाम में इससे नंबर गेन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो पर हमने रखा है 500 लाइक का टारगेट, और आई होप आप इसको जरूर से पूरा कराएंगे और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सब स्टूडेंट, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के पास पहुंच पाए और सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छा नंबर 2022 बोर्ड एग्जाम में ला सकें। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारा कंसेप्ट वाइज चलेंगे और क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। और क्वेश्चन पहले से ही कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे पहले से आप लोगों का पहला टाइप स्टार्ट हो जा रहा है। प्रश्न किस प्रकार पूछता है, देखिए प्रश्न यह है कि दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। आप लोगों को ज्यामितीय मतलब आप लोगों को ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। कह रहा है कि दो रेल पटरियां हैं और दो रेल पटरियों में एक का समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है और दूसरे का समीकरण दिया है 2x प्लस 4y माइनस बराबर 0। मतलब हर प्रकार के हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्राफ पे ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हमें बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो पहले दोनों इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व। जिससे पहला समीकरण यहाँ पे है 2x और प्लस 4y और माइनस के 12 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है आपका यह वाला, मैं समीकरण यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लिखता हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। मतलब हमें दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को हल करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको हल करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 0 लेने पे, x बराबर 0 लेने पर अगर हम x का वैल्यू 0 ले लें तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू 0 और प्लस 4y और माइनस के 12 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका 2 का गुणा 0 में होगा तो हो जाएगा 0, काम खत्म। इसका बच जाएगा आपका 4y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से बात करें किसकी, 4y की, तो माइनस 12 उधर भेज दूंगा तो प्लस 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से 4 तिहाई 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। y बराबर क्या आ गया 3। तो x बराबर 0 और y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से एक तो वैल्यू प्राप्त हो गया 0,3, एक वैल्यू तो 0,3 प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखेंगे x बराबर, हमने क्या 0 लेने लिया था ना, अब y बराबर 0 लूँगा, लिखूंगा y बराबर 0 लेने पे, ताकि हमें दो बिंदु प्राप्त हो पाए, मैं ग्राफ पे अच्छे से दर्शा पाऊँ। ठीक है, y बराबर 0 लेने पे, तो y बराबर 0 लेना पड़ेगा। समीकरण मेरा वही रहेगा, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, यही है। और y बराबर 0 लेना है तो 2x प्लस 4 गुणे y की जगह रखेंगे 0 और माइनस 12 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x और प्लस 4 में 0 गुणा करेंगे तो 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 2x देखिए, और प्लस है आप लोगों का, क्या है प्लस, और यह प्लस है, 0 में से 12 जाएगा तो माइनस 12 बराबर 0 ही होगा। और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस और प्लस माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है बताइए, सारी चीज़ें समझा रहा आप लोगों को ना। तो 2x बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ से काट देंगे 2 6 के 12, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 6, तो एक बिंदु तो आपका यहाँ निकल गया, x बराबर 6 और y बराबर क्या निकल गया 0। तो एक बिंदु तो आपको प्राप्त हो गया 6,0, 6,0
जीरो। तो देखिए यहाँ से इस समीकरण के दो बिंदु प्राप्त हो गया, 6,0 एक 0,3। तो पहले वाले समीकरण का बिंदु प्राप्त हो गया। इसी तरह भी इसका निकालूंगा, तो इसका भी लूंगा x बराबर क्या लेने पे, 0 लेने पे। आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, आप x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं x बराबर 0 ले रहा हूं ताकि छोटा सा वैल्यू प्राप्त हो, ताकि ग्राफ पे अच्छे दर्शा पाऊं, ठीक है। तो x बराबर 0 लेने पे तो क्या हो जाएगा, तो x यहाँ क्या रख दूंगा 0, अब प्लस क्या हो जाएगा 2y, अब -4 बराबर 0। 0 में 2y जोड़ेंगे तो 2y -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 2y बराबर -4 उधर जाएगा तो +4। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो y बराबर 2, y बराबर 2 आ गया। तो मतलब एक वैल्यू आ गया आपकी x बराबर 0 और y बराबर 2 आ गया। एक तो बिंदु यहाँ से निकल गया 0,2, क्या निकल गया 0,2 निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, y बराबर जब 0 लेंगे तो समीकरण हमारा सेम वही रहेगा, x प्लस 2y -4 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, y बराबर 0 हमने रखा है ना, तो x प्लस 2 गुणे y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 -4 बराबर 0, ठीक है। ये 0 है आपका, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 0 -4 बराबर 0। तो हो जाएगा x और प्लस 0 में से 4 जाएगा तो -4 बराबर 0 ही बचेगा। तो यह हो जाएगा x प्लस गुणा माइनस होगा तो -4 बराबर 0। तो x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो अगर इसकी बिंदु की बात करूं तो x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0। तो एक बिंदु प्राप्त हो गया हमको 4,0। तो देखिए दोनों के लिए आपको बिंदु प्राप्त हो गया। इस वाले समीकरण के लिए 0,3 और 6,0 और उस समीकरण के लिए 0,2 और 4,0। अब इसी को दर्शाना है, ठीक है, ज्यामितीय रूप से। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में लेकर आया हूँ, ग्राफ पेपर से दर्शा लेते हैं। तो दो हमको समीकरण दिया थे, एक दिया था 0,3, एक आपका 6,0। पहले तो इस पर क्या करेंगे, ग्राफ पे पहले x x y h बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका x और x डैश h है, ठीक है। अब ऊपर से हम y डैश h खींच लेते हैं। देखिए ऊपर से हमने क्या किया, y और y डैश अक्ष खींच लिया, ये हो गया y और नीचे वाला यहाँ पे आ गया y डैश अक्ष, ठीक है। सबको मालूम इधर प्लस में होता है इधर माइनस में होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको पहले नामकरण कर लेते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट पहले ऐसे रख लेते हैं ताकि ग्राफ एकदम अच्छे से बन पाए। बिंदु को हाईलाइटेड कर लेते हैं, ठीक है। बिंदु को इतना हाईलाइटेड बहुत है, बिंदु को हाईलाइटेड करेंगे ताकि दिखने में एकदम फ्रेश आप लोगों को महसूस हो, ठीक है। ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से। चलिए इसको भी, नीचे वाले बिंदु को भी मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। चलिए अब करना क्या है, एक मालूम है आप लोग, इधर जाता है तो प्लस में होता है, तो हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10। इधर जाएगा तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर जाता था भी प्लस में, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। इधर भी वही चीज़ होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो देखिए हमें बिंदु क्या प्राप्त हुआ था, तो पहला बिंदु हमें प्राप्त हुआ था, दो बिंदु हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे समीकरण नंबर आराम से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक था समीकरण आपका 2x प्लस 4y -12 बराबर 0, 2x प्लस 4y -12 बराबर 0। इसके जो बिंदु दो आए थे, एक आया था 0,3 आया था और एक आया था 6,0। और समीकरण इसके लिए x प्लस 2y -4 बराबर 0, इसके लिए दो बिंदु, एक 0,2 आया था और एक आया था आपका 4,0 आया था, ठीक है। अब इसी बिंदु को दर्शाना है, तो चलिए पहले इस वाले
समीकरण के लिए दर्शाते हैं 0,3 मतलब x पे 0 y पे 3 है, तो x पे 0 का मतलब कि आपका यही रहने वाला है, y x पे कितना 3 है तो y x पे 3 में पहुंच जाएंगे, ये वाला बिंदु। अब ये बिंदु कहलाएगा यहाँ पे 0,3, ठीक है। इसी तरह करा कि 6,0 x पे 6 y पे 0 है, तो x पे 6 का मतलब यहाँ पहुँच गया, y पे 0 का मतलब छोड़ देंगे, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 6,0। अब ये जो 2 पॉइंट आपको मिला है इसको मिलाते हुए हमको क्या करना है, रेखा खींच देना है इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि दिखे आप लोगों को। ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे, ठीक है। हमने खींच दिया और यह किस रेखा का समीकरण है आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो ये किस रेखा का समीकरण है, तो 2x + 4y -12 बराबर 0 रेखा का समीकरण है, ठीक है। इसी तरह दूसरा आप समीकरण आप लोगों का है कि 0,2 4,0। अब इसके लिए हम दर्शाने वाले हैं, इस वाले समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ ये दर्शाने वाले हैं। तो x पे 0 y पे 2, तो x पे 0 है तो छोड़ देंगे, y पे 2 है तो y पे 2 पहुँचेंगे, तो y पे 2 का मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब ये पॉइंट आपको कहला रहा है 0,2 कहला रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो बिंदु है वो 4,0 मतलब x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 का मतलब यहाँ पहुँचे, y पे छोड़ दीजिए क्योंकि y पे 0 है, तो ये कहलाएगा बिंदु 4,0। अब यह बिंदु और यह बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। अब यह किस रेखा का समीकरण, इसको यहाँ लिख देना है। तो यह है आपका x + 2y और -4 बराबर 0। अब देखिए पूरा ग्राफ के रूप में आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से दिखने लगा होगा। मैं छोटा कर दूं, देखिए अच्छे तरीके से दिख रहा है ना, तो बिल्कुल। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 रेल के पटरी हैं, तो 2 रेल का पटरी देखिए कितना समांतर रेखा सहित हो जाता है। बिल्कुल हम लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। पूछा था कि 2 रेल पटरियां समीकरण इतना इतना द्वारा निरूपित की गई हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो पहले मैं इसका बिंदु निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसका 2 बिंदु और इसका 2 बिंदु हमने निकाल के, और देखिए ग्राफ पे कितना अच्छी तरीके से हमने ड्रा किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देख रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम बनाते हैं एग्जाम में 1 नंबर कटने वाला नहीं है। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन है कि इस प्रकार पूछता है। चलिए दूसरे टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए दूसरे टाइप क्वेश्चन नंबर दूसरा किस प्रकार पूछता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए ग्राफीय विधि, इसका जो हल करना है ना, इसका हल जो भी प्राप्त करना है ग्राफीय विधि से हल इसको प्राप्त करना है, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन कि कक्षा 10वीं की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली है। यदि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी ग्राफ विधि से। हम लोगों को इसके लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, वो भी ग्राफ विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमको तो मालूम नहीं है कि कितने लड़के हैं चाहे कितने लड़कियाँ हैं, तो मानना पड़ेगा इसे। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो हल करते समय हम क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले हमें किसको मानना पड़ेगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या। तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी रही होगी, x मान लेते हैं, मालूम नहीं तो माना लड़कों की संख्या कितनी है x, चूंकि लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y, लड़कियों की संख्या, इसलिए हम मान लेंगे कि लड़कियों की जो संख्या है भाई वो कितना है, y है। तो इतना तो सब लोग कर लेंगे कि लड़कों की संख्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, देखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, सबको क्लियर हो जाएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्न हमसे बोल क्या रहा है, प्रश्न हमसे ये बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या मतलब समझ रहे हैं y, यदि y बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या मतलब x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, लड़कों की संख्या में 4 अधिक है, तो y बराबर x + 4 बराबर x, मतलब जिस प्रकार बोला है उसी प्रकार आपको करना है। लड़कियों की संख्या y बराबर लड़कों की संख्या का 4 अधिक है, बन गया। ये हो गया समीकरण नंबर आपका पहला। समीकरण नंबर क्या हो गया, पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों में, कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने, तो हमको मालूम चल गया कि उस कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, जिसमें लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। मतलब मैं यहाँ पे x और +y लड़कों और लड़कियों को जोड़ दूँ तो टोटल कितने लड़के लड़कियाँ हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका तैयार, दूसरा।
तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से वैल्यू निकाल देंगे और समीकरण y से और दूसरे से वैल्यू निकाल देंगे, अलग अलग समीकरण से अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, आराम से इसको हल कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हमें बिंदु प्राप्त करना होगा क्योंकि हमको ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। किससे? ग्राफीय विधि से। और इधर लिख लीजिएगा समीकरण दूसरे के लिए, समीकरण दूसरे से, ऐसे लिखिए समीकरण दूसरे से वैल्यू प्राप्त होगा। समीकरण 1 के लिए है, मतलब समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 के लिए समीकरण दूसरा से, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो क्या है? y बराबर x प्लस 4, समीकरण नंबर 1 यही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि x बराबर 0 लेने पे, x बराबर 0 जैसे उसमें लिया था, बिंदु प्राप्त किया था, सेम ऐसे पैटर्न पे इसको भी करना है, x बराबर 0 लेने पे। चलिए जब x बराबर 0 लेंगे यहाँ पे, तो आपको y बराबर x क्या रखना पड़ेगा? 0 प्लस 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4। तो मतलब पहला पॉइंट तो ऐसे ही आपको आ गया कि x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर 4, मतलब कि 0 और 4 एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार x बराबर 0 लिए थे तो अब y बराबर 0 ले लेंगे एक बार। y बराबर क्या लेने पे? 0 लेने पे। जब y की वैल्यू हमने 0 लिया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण वही है, y बराबर क्या है? x प्लस 4 यही है। इसमें y का वैल्यू हमने 0 ले लिया तो हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 4, और प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 बराबर x, मतलब x की वैल्यू -4 आ गया। मतलब एक पॉइंट हमको मालूम चल गया कि अगर x के वैल्यू -4 आ गया और y बराबर क्या आ गया? 0, तो -4, 0 ये दूसरी बिंदु प्राप्त हो गया। मतलब पहले x लिखते हैं तब जाकर y h लिखते हैं। मालूम है ना आप लोगों को किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं? ठीक है, चलिए ये तो आपका समीकरण पहले के लिए था। समीकरण दूसरा से क्या वैल्यू निकलेगा? समीकरण दूसरा हमारे पास है कि x प्लस y बराबर क्या है? 10 है। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे x बराबर 0 लेने पे, सबसे पहले हम यही काम करेंगे, x बराबर क्या लेने पे? 0 लेने पे। जब x बराबर 0 लेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा कि अब x की वैल्यू 0 लिख लेंगे, तो 0 प्लस y बराबर क्या आ गया? 10। तो 0 में y जोड़ेंगे तो y बराबर 10, तो हमें एक वैल्यू क्या? y बराबर 10 प्राप्त हो गया। मतलब कि x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर 10, तो यह समीकरण मतलब एक बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ से। ठीक है, दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए हम y बराबर 0 ले लेंगे, तो y बराबर 0 लेने पर, अब जब y बराबर 0 लिए हैं तो समीकरण तो हमारा यही रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10 ही रहने वाला है, और y की जगह पे 0 रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे? 0 बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो x में 0 जोड़ेंगे तो x ही आने वाला है बराबर 10, x की वैल्यू 10, मतलब कि x की वैल्यू 10 आ गया और y की वैल्यू कितना गया? 0। तो दो बिंदु यहाँ से प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सभी बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे दोनों समीकरण के अलग अलग बिंदु लिख लेता हूँ ताकि ग्राफ पे दर्शाने में आसानी हो। पहला समीकरण हमारा क्या है? तो पहला समीकरण है y बराबर x प्लस 4, यह समीकरण पहला था, इसके लिए दो बिंदु प्राप्त हुआ, एक तो 0,4 प्राप्त हुआ है और दूसरा क्या? -4,0, -4,0 प्राप्त हुआ है। और यह समीकरण दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, यह समीकरण दूसरा, इसके लिए क्या प्राप्त हुआ है? 0,10, एक बिंदु तो 0,10 प्राप्त हुआ है, दूसरा भी जस्ट प्राप्त हुआ है 10,0, क्या प्राप्त हुआ है? 10,0। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से पहले हल करना है, इसका हल जो निकलेगा ग्राफीय विधि से। तो चलिए मैं ग्राफ लेता हूँ और ग्राफ पे इसको आपको हल करके बताता हूँ। ठीक है, ग्राफ पे चलिए अब इसको हटा देता हूँ, बस हमारे पास इसका अब इसका काम है। ठीक है, तो पहले ग्राफ है और ग्राफ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? x x y x ड्रा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको x x y x ड्रा करना होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? तो हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया x डैश अक्ष। अब यहाँ पे y अक्ष ड्रा करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यह y और दिख रहा है ना, ये y डैश अक्ष, ये हो गया आपका y और ये जो हो गया y डैश अक्ष हो गया, इधर प्लस में इधर माइनस में, ऊपर प्लस में इधर नीचे माइनस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पहले बिंदु हम ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिंदु हाईलाइटेड कर दें। बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना तो बहुत है, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में कोई चीज़ था? माइनस में 4 तक था,
तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। उसी तरह ऊपर जो होगा ऊपर प्लस में जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे भी आ जाइए तो नीचे हो जाएगा आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो बहुत है। तो लिखेंगे इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इतना तो बहुत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पॉइंट देखें क्या क्या पॉइंट हमको दिया है। ये ग्राफ बिल्कुल तैयार है आप लोगों का। पहला इसके समीकरण के लिए एक्स पे 0 है तो एक्स पे 0 को मतलब छोड़ दीजिए। वाई पे 4 है सिर्फ, तो वाई पे 4 वो भी प्लस में है तो प्लस में या वाई पे 4 ये बिंदु जो कहलाएगा ये 0,4, ये बिंदु क्या कहलाएगा 0,4। इसके बाद इसके नीचे और एक बिंदु है एक -4,0 तो -4,0 मतलब एक्स पे -4 और वाई पे 0 तो वाई पे छोड़ दीजिए बस एक्स पे -4 तो एक्स पे -4 इधर आइए तो -4 ये वाला पिंटू मतलब ये पॉइंट हो जाएगा -4 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मैं हाईलाइट थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ तो ये पॉइंट -4,0 है आपका 0,4। ये दो पॉइंट आपको मिल गया ना, दोनों को मिलाते हुए आप लोगों को क्या खींचना है, एक रेखा खींच देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉइंटों को मिला लीजिए अच्छे से। मिल गया ना। अब यहाँ पे आप लोगों को एक रेखा बना लेना है, ठीक है। और किस समीकरण का रेखा है भाई, तो समीकरण है y बराबर x + 4। इसी तरह दूसरा मैं छोटा कर दूँ, दिख रहा है ना आप। इसी तरह दूसरा इस वाले के लिए x + 5 = 10 क्या है 0,10 मतलब x पे क्या है 0 लेकिन y पे क्या है 10 तो y पे 10 को तो +10 में यहाँ पे तो ये पॉइंट कहलाएगा 0,10 कहलाएगा। इसके साथ एक और पॉइंट है 10,0 मतलब x पे 10 y पे 0 तो y पे छोड़ दीजिए x पे 10 पहुँचिए वो भी +10 में तो यहाँ पे आइए ये कहलाएगा 10,0 कहलाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या करना है मिला देना है आप लोगों को, यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए हमने मिला दिया। जैसे हमने इसको मिलाया तो किस रेखा का समीकरण यहाँ पर लिख देना है, तो ये था x + y = 10 था, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका हल कैसे निकलेगा, तो कहाँ वो काट रहा है देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर वो क्या कर रहा है काट रहा है तो काट रहा है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे मिला देंगे। देखिए यहाँ पे 7 पे और नीचे जब आएंगे तो नीचे आ रहा है किस पे 3 पे आ रहा है, नीचे किस पे आ रहा है 3 पे। मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे देखिए जहाँ काट रहा था यहाँ पे 7 पे और यहाँ पे 3 पे मतलब कि यह वाला कौन बोल से वाई वाला, तो वाई बराबर कितना आ गया 7 और यह यक्स है 6 तो यक्स बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो आपको मालूम चल गया ना अच्छे तरीके से। हमने क्या यक्स को किसको माना था, तो हमें अभी हमने माना था यक्स को क्या लड़कों की संख्या, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ पे आ गया ना समझ आप लोगों को। देखिए आपका x पे 7 आ गया और y पे क्या आ गया 3 आ गया। मैं छोटा कर दूं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए x बराबर 3 y बराबर 7 तो इसलिए हम कह देंगे, इसलिए यहाँ पे मालूम चल गया, इसलिए लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या जो कि हमने x माना था तो लड़कों की संख्या x हमने माना था तो कितना गया लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या हमने y माना था तो y बराबर कितना गया 7। तो देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना दिखे 4 अधिक है कि नहीं, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार पूछेगा ना कि आप लोगों को ग्राफीय विधि से उसको हल कीजिए, तो देखिए ग्राफीय विधि से हम लोग इसका सलूशन हल किए हैं, ठीक है। देखिए कितना एग्जैक्ट एकदम अच्छा से बन के आया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको दूसरा वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के अनुसार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट टाइप के अनुसार क्या है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो दो आपको इक्वेशन दो सवाल दिया है, सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा, दो इक्वेशन दिया है। कह रहा है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 से तुलना करके बताइए
कि इन समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगे वो उनका बिंदु प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तीन ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है, प्रतिच्छेद होता है कि समांतर होगा कि संपाती होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हल करने के लिए कंसेप्ट चलेगा। कंसेप्ट देखिए, ये आपका दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं या तो एक दूसरे को काटेंगी या तो एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी या तो एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, यही कंडीशन होता है दो रेखाओं का, तीन ही कंडीशन होता है। तो अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी, जैसे ये पहले रेखा का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो देखिए ये क्या होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और जब समय प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी उस समय बोलेंगे अद्वितीय हल। उसका कितना हल निकलेगा, अद्वितीय हल, मतलब एक हल, एक जगह काट रहा है तो एक ही हल निकलेगा। और उसका जो संगत हो संगत निकाय होगा, मतलब संगत मतलब कि कहीं ना कहीं मिलेगा, तो मिल रहा है तभी तो काट रहा है, संगत निकाय होगा। और उस समय समीकरण यह बनेगा कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर यह केस हल हो रहा है, दो समीकरण दिया, दोनों को हल आपने किया, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, तो समझ लीजिएगा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसी तरह दो रेखाएं कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे पर चढ़ जाएं तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं में अनंत हल निकलता है और उसका भी संगत निकाय होता है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, याद कर लीजिएगा, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2, मतलब तीनों बराबर होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर हो तब क्या होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो हल कहाँ से निकलेगा, तो कोई हल नहीं। और असंगत निकाय मतलब कभी नहीं मिलेगा, तो असंगत निकाय होगा, उसका स्ट्रक्चर ये होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यह बराबर नहीं है c1/c2 की। ये एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ये ग्राफ एकदम से रट्टा मार लीजिएगा, बहुत सारा प्रश्न इससे बनता है। ठीक है, तो चलिए एक एक सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो इक्वेशन दिया है, अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि प्रतिच्छेदित होगा कि संपाती होगा कि समांतर रेखाएं होगा। तो चलिए पहला, तो पहला समीकरण दिया है हमको, पहला सवाल कह रहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हल कर लेते हैं। तो यहीं से डायरेक्ट आप देख लीजिए, ये आपका पहला रेखा का समीकरण है, तो ये होगा a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। और इससे दूसरा समीकरण है तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो x से यह वाला x कैंसिल हो जाएगा। a1 का वैल्यू कितना आएगा, a1 का वैल्यू 5। इसी तरह b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b1 का वैल्यू आ जाएगा -4। इसी तरह c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर a2 का वैल्यू करूँ तो a2 बराबर यह 7 आ जाएगा। b2 की बात करूँ तो b2 बराबर यह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और c2 बराबर क्या आ जाएगा, यह -9 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकल गया। अब सिर्फ आपको तुलना करेगा, तो तुलना करना है तो a1/a2 निकालेंगे, तो a1 कितना है 5 और a2 कितना है यहाँ पे 7, तो 5/7 है। इसी तरह b1/b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है हमारे पास -4 और b2 कितना है +6, तो ये जगह 2 दूनी के 4, -2 और 2 3 6, ये -2/3 आ गया, ये 5/7 आ गया। तो बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो पहले कंडीशन लिखेंगे। इसलिए a1/a2 जो है वो बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के। और जब यह बराबर नहीं होता है तो कौन सा केस बनता है, अभी हमने पढ़ा है कि जब a1/a2, देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो कौन सी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, अतः क्या लिखेंगे, अतः यह रेखाएं, अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अतः यह रेखाएं जो होंगे वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। चलिए समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमको क्या दिया था, तो दूसरा ये वाला देखिए, दूसरा समीकरण हमको ये दिया है, इसको नोट करते हैं यहाँ पे। दूसरा दिया है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, इस समीकरण नंबर पहला है। और दूसरा क्या है 13x और प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0, ये समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। चलिए अब डायरेक्ट मैं हल करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से a1 की वैल्यू क्या निकल जाएगा, a1 की वैल्यू तो 9 निकल जाएगा, और b1 की वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, और c1 की वैल्यू क्या निकल जाएगा 12। इसी तरह यहाँ पे a2 बराबर क्या निकल जाएगा 13, और b2 बराबर क्या 6, और c2 बराबर क्या निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। अब इसको तुलना कर लेते हैं, तो पहले हम तुलना करेंगे a1/a2 का, तो a1 का वैल्यू कितना है 9 और a2 की वैल्यू कितना है 13। फिर b1/b2 का तुलना करेंगे, b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का 6, तो 3 एकम 3 और कितना 3 दूनी के 6। ठीक है, तो ये वाला भी देखिए आप लोगों को,
कितना आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक यह है कि आपका 13 नहीं है, ये आपका 18x है। कितना है? 18x है। इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है 13 नहीं है, क्या है? 18। हम भी कहें कि इतना मिस्टेक आ रहा है, ये 18 है। तो 18 होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 18। तब 9 एकम 9, 9 दूनी के 18। ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसी तरह पहले C1 बटा C2 को निकालेंगे। C1 कितना है? 12 और C2 कितना है? 24। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। देखिए तीनों का वैल्यू समान आ गया, मतलब A1 बटा A2 बराबर होने लगा B1 बटा B2 के, और ये बराबर होने लगा C1 बटा C2 के। यह केस बनता है तो क्या होता है? अभी हमने जस्ट हल कराया है कि A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और ये बराबर होता है C1 बटा C2 के। तीनों अगर वैल्यू बराबर हो जाएगा तो संपाती रेखाएं होता है। तो लिखेंगे कि ये कंडीशन है, तीनों बराबर हैं, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। इसलिए दोनों रेखाएं जो होंगी समपाती रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसको कर लीजिएगा, वो 18 है, ठीक है, 13 नहीं 18 है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, एक भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितना टाइप के क्वेश्चन है सब इंक्लूड कर दिया हूँ, और ये चैप्टर में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहला चैप्टर तो मैं वास्तविक संख्या अच्छे तरीके से हल कर लिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ चलिए। अगला सवाल उसी कंसेप्ट से निकलता है कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। क्या है? संगत हैं या असंगत हैं। तो अभी उस लिस्ट को मैं लेकर आता हूँ, और अभी आपको मालूम चल जाएगा कि संगत क्या होता है। तो देखिए संगत निकाय, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो संगत होगा, और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर है C1 बटा C2 के, तो असंगत होगा। असंगत कब होता है? कि जब रेखाएं समांतर होती हैं, जब कोई हल नहीं निकलता है इसका, तो उसमें असंगत होता है। समांतर रेखा में असंगत। A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और ये बराबर नहीं होता C1 बटा C2। ये केस बन जाएगा तो असंगत, और ये दोनों केस बन जाएगा तो संगत। चलिए हल कर लेंगे कि नहीं आराम से। तो ये समीकरण दिया हुआ है, इसी को हल करके बताना है कि संगत होगा या असंगत निकाय होगा इसका, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए? 1, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाएगा? 2 मान लिया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए इसको हल कर देते हैं आराम से। तो चलिए इसको हल कर देंगे अलग अलग। तो इसको समीकरण 1 और क्या हो गया? समीकरण 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? A1 की वैल्यू 3/2 यहाँ से, और B1 की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 5/2, और कामा C1 की वैल्यू कितना है? C1 की वैल्यू 7 दिखाई दे रहा है। इसी तरह A2 की वैल्यू कितना? 9। इसी तरह B2 की वैल्यू कितना है? -10, और C2 की वैल्यू कितना? 14, ठीक है, प्राप्त हो रहा है। अब इसका तुलना कर लेते हैं आराम से। A1 बटा A2 तुलना करेंगे तो A1 बटा A2, A1 की वैल्यू कितना है? 3/2, और A2 की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 9 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे B1 बटा B2 हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और इसको पहले हल कर लेते हैं। यह गुणा किस में हो जाएगा? इसी में। तो हो जाएगा 3/9 दूनी के 18, 3/18 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 3/18। तो काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छक 18, मतलब 1/6 प्राप्त हो गया। तो A1 बटा A2 1/6 आ गया। इसी तरह B1 बटा B2, B1 कितना भाई? B1 है 5/2, और B2 कितना यहाँ पे -10, इसका गुणा इसी में हो जाएगा। तो हो जाएगा 5/-20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, मतलब 1/, कितना आ गया? -4। कितना आ गया? 1/-4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे C1 बटा C2 को निकाल लें। C1 बटा C2, C1 का वैल्यू कितना है? 7, और C2 का वैल्यू कितना है? 14। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 1/2। तो देखिए ये A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो आगे से ही निकल गया आपको कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो सोचने वाली बात ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भी हमने जस्ट आप लोग बताया था कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के, तो कौन सा संगत निकाय होता है, ठीक है। क्या निकाय होता है? संगत। तो लिखेंगे कि इसलिए यह केस हो रहा है, इसलिए क्या होगा? संगत निकाय होगा। संगत निकाय है, मतलब इन दोनों की जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, ठीक है। तो हमको संगत पूछा था, असंगत, तो क्या हो जाएगा? संगत निकाय हो जाएगा। तो संगत पूछेगा, असंगत पूछेगा, तो मालूम चल गया ना कि इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करके बता लीजिएगा कि संगत कब होगा, असंगत कब होगा। असंगत का एक ही फार्मूला होता है कि जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 का, वो बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के, तभी असंगत होगा, ठीक है। बाकी दोनों केस में क्या होता है? संगत होता है। प्रश्न नंबर 4 क्लियर हो गया है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ
चलिए अब हम देखने वाले प्रतिस्थापन विधि। देखिए तीन विधि है, तीनों विधि आपको आना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो उसका पहला टाइप आपका प्रतिस्थापन विधि। तीनों विधि से समीकरण को हल करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। दो क्वेश्चन हल करूंगा, दो क्वेश्चन, ताकि प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो पाए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए सबसे प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या होता है कि जैसे दो समीकरण दे दिया, इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आप दोनों समीकरण में से किसी की वैल्यू निकालिए, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। तो हमारा मन करा समीकरण 1 से, तो आपको लिख देना प्यारा से कि समीकरण 1 से किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए। समीकरण क्या दिया है, x + 3y = 7 दे रखा है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो आराम से निकल जाएगा। x बराबर क्या लिख दूंगा, 7 + 3y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। सिंपल, यही तो होगा कि या x बराबर क्या हो जाएगा, 7y, या +3 उधर जाएगा तो -3y। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, तीसरा। और यही समीकरण 3 का मान, किस में रख देंगे, समीकरण पहला में रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण पहले में रखने पे, समीकरण 3 का मान समीकरण पहले में रखने पे, अरे पहले से निकला है ना, पहला से निकला है तो दूसरा में रखेंगे, सॉरी, दूसरे में रखने पे, क्योंकि जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, उसमें जो विपरीत दूसरा बचा रहा था उसमें रखते हैं। तो हमने समीकरण पहले से निकाला है तो पहले से निकला तो दूसरा में रख दूंगा। समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरा में रखने पे, दूसरा है, सही से नोट कर लीजिएगा, दूसरे में रखने पे। और दूसरा समीकरण क्या आपके पास कि 2x + 3y = 3, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी में रख देना है, तो जहाँ पे bx आएगा वहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे। तो 2 × x आ गया ना, तो x क्या रखेंगे, 7 - 3y और +3y बराबर आपका क्या है, 3 है, ठीक है। तो चलिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी के 14 - 3 दूनी के 6y और +3y बराबर क्या हो जाएगा, यह 3। तो हो जाएगा आपका 14 -6y या +3y क्या हो जाएगा, -3y बराबर कितना आ गया, 3। तो ये हो जाएगा आपका 14 और +3 इधर आएगा तो -3 बराबर -3y उधर जाएगा तो +3y आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 11 बराबर क्या आ जाएगा, 3y आ गया। 11 बराबर क्या आ जाएगा, 3y। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर जगह 11/3, तो ये y बराबर 11/3 आ गया। तो अब करना क्या क्या है कि y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 11/3 का मान, y बराबर 11/3 का मान समीकरण किस में रखने पे, तो समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पे। समीकरण 3 का मतलब आगे बढ़ जाते हैं। समीकरण 3 हमारे पास था x बराबर 7 - 3y बराबर, यही आपका समीकरण 3 था। इसी में आप लोगों को y की वैल्यू रख देना है। तो x बराबर 7 - 3 × y की वैल्यू क्या है, 11/3 है। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस ये क्या हो जाएगा, 11। तो x बराबर -4। तो x बराबर -4 और y बराबर 11/3, यह इसका क्या निकल जाएगा, हल निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, x बराबर -4, y बराबर 11/3, इसका आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो सेम उसी पैटर्न कर लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। सेम उसी प्रकार समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से निकालना है तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x और +4y बराबर क्या है, 5 है। तो चलिए निकाल लेते हैं, किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, x के निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 3x बराबर 5 और +4 उधर जाएगा तो -4y, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 4y और +3 और प्लस गुणा है तो गुणा जाएगा तो इधर किस में हो जाएगा, भाग। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 - 4y/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस x का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण दूसरा में। तो लिखेंगे कि इसको समीकरण 3 मान लीजिए ना, समीकरण 3। तो लिखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण किस में रखेंगे, दूसरा में रखने पे। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पे, दूसरा में। और दूसरा समीकरण हमारे पास है कि 5x + 7y बराबर 8 है। तो जहाँ पे भी x आएगा उतना इतना वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 5 × x आ गया ना, तो x की इतना आप रखेंगे, 5 - 4y/3 और प्लस के दिया है 7y और बराबर के 8। तो इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
तो पहले गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे न तो डायरेक्ट आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ध्यान रखिएगा ये आपस में गुणा में है, आपस में क्या है, गुणा में है। तो गुणा में है तो कैसे करेंगे कि नहीं तो एक बार पहले हल कर लीजिए। हल करने का मतलब देखिए एक यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए 1 को गुणा 3 में करेंगे तो 3, और 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25, और माइनस 5 को गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 वाई आएगा ना। पहले आपने गुणा कर लिया, 5 गुणा 5 में किया 25, फिर माइनस 5 के गुणा 4 में किया 20, 1 गुणा 3, कोई दिक्कत नहीं, और 7 वाई बराबर 8। कोई डाउट है आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए पूरा, इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 20 वाई, और प्लस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 को गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 के 21 वाई बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा आपका 25 और 25 हो गया, और माइनस के 25 माइनस 20 वाई अब प्लस 21 वाई, क्या बचेगा माइनस 20 वाई और प्लस 21 वाई। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस के बड़े में से छोटे घटा दीजिए तो बड़े 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का, तो प्लस वाई बराबर 3 गुणा 8 में होगा तो 8 को क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल कैसे होगा, तो वाई बराबर 24 और प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा। वाई बराबर -1, अब वाई बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रख लीजिए, तो लिखेंगे वाई बराबर -1 का मान समीकरण किस में रखने पे है, समीकरण तीसरे में रखने पे है, समीकरण तीसरे में रखने पर। समीकरण तीसरा हमारे पास है कि x बराबर 5 माइनस क्या था 4y/3 था, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 गुणे y की वैल्यू कितना गया -1 और बटे के 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4/3, तो x बराबर 5 4 9/3, 3 तो लिखे 9, तो x बराबर क्या आ गया 3, तो x बराबर 3 आ गया और y बराबर -1 आ गया। ये इसका क्या निकल गया, हल निकल गया। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो क्लियर, तो यह था प्रतिस्थापन विधि। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को अच्छा से अनुभव हो पाए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। अब सेम इन्हीं दोनों समीकरणों को अब हम हल करेंगे किस विधि से, तो हम हल करेंगे विलोपन विधि से। देखेंगे कि विलोपन विधि से भी हल करेंगे ना तो सेम यही आंसर आने वाला है, सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको तैयार कर लेते हैं, सेम डायरेक्ट यही आंसर आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसी को अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि का तरीका अलग रहेगा लेकिन आंसर सेम आने वाला है। किसी भी विधि से हल कीजिए आंसर सेम आएगा हर एक समीकरण का। ठीक है, तो चलिए वही क्वेश्चन लिया हूँ आप लोगों का पहला। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे कि x + 3y बराबर 7 हमने ले रखा है और 2x + 3y बराबर हमने 3 रखा है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे 8 है, तो 8 है तो सिंपल आंसर आता है, इसलिए मैं थोड़ा हार्ड बनाने के लिए वहाँ पे 8 नहीं 3 लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो पाए, आप समझ पाएँ। आपकी बुक में 8 दिया है तो यहाँ पे 3 है तो क्या फर्क पड़ता है, 8 रहे 7 रहे क्या फर्क पड़ता है। कोई भी समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, बस नियम आपको आना चाहिए। तो मैं थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे 3 कर दिया हूँ ताकि आंसर थोड़ा अच्छा आए। तो चलिए करना क्या है, कुछ नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 को 2 मान लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि का मेथड ये होता है कि इन दोनों में से किसी न किसी एक को क्या कर देना, बराबर कर देना। इन दोनों में से किसी न किसी एक वैल्यू को बराबर करके हल करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बराबर करने का मतलब कि देखिए इधर भी 3y इधर भी 3, तो ये ऑलरेडी बराबर है, इसको बराबर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, यह ऑलरेडी खुद ही बराबर है कि +3y इधर भी +3y, तो दोनों प्लस प्लस में तो घटा देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पे तो घटा देंगे। समीकरण 1 हमारे पास है x + 3y बराबर 7, समीकरण 1। समीकरण 2 है आपका 2x + 3y बराबर 3, समीकरण 2। क्या करना भाई, घटाना है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पे, और घटाने पे चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, तीनों माइनस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो +3y -3y ये दोनों तो कैंसिल होने वाले हैं। ये -2x है +x, तो -x बच जाएगा, घटेगा तो बराबर 7 में से 3 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका -4।
ठीक है। अब x बराबर -4, अब x का वैल्यू इसी किसी समीकरण में रख दीजिए, तो आप रखेंगे x बराबर -4 का मान किसी में भी रख दीजिए, x बराबर -4 का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पे, चलिए 1 में रख लेते हैं। तो एक हमारे पास समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर क्या है 7, तो x की जगह रखेंगे -4 और प्लस 3y बराबर 7, तो ये हो जाएगा 3y की वैल्यू निकालूँ तो 7, -4 उधर जाएगा तो +4, तो 3y बराबर 7 और 4 11, तो y बराबर 11/3, तो एक आ गया x बराबर -4 और दूसरा y बराबर x बटे और 11/3। देखिए इसी समीकरण को जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल किया था तो देखिए x y बराबर 11/3 आ रहा था और x बराबर -4, मतलब देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, तो आंसर सेम आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तीनों विधि से हल कर लीजिए, विलोपन से कर लीजिए या प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से, तीनों मेथड में तीनों केस में आप लोगों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हो गया ना। एक समीकरण और था, चलिए उसको भी हम लोग हल करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। वो समीकरण क्या था, यहीं लिख देता हूँ। समीकरण दूसरा था कि 3x प्लस 4y बराबर 5 था, और दूसरा इक्वेशन था कि 5x प्लस 7y बराबर क्या था 8 था। अब इसको हल करके देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, और विलोपन विधि से। तो ये क्यों समीकरण पहला या दूसरा, इसमें देखिए कोई चीज़ बराबर नहीं है, और कोई चीज़ बराबर नहीं है तो उसे हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज़ देखिए इसमें बराबर है, कोई चीज़ बराबर नहीं है, तो चलिए देखिए कैसे बराबर करेंगे। तो अगर इस 3 में 5 को गुणा कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, इस 5 में 3 को गुणा कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में 5 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे, 3 से गुणा करने पे, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। पहले बराबर करेंगे, विलोपन विधि का यही नियम होता है, पहले दोनों में से कोई ना कोई एक को बराबर कीजिए। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। इसमें कितना गुणा करना है 5 का, और इसमें कितना गुणा करना है 3 का, तो चलिए गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15x प्लस 5 चौको 20y और बराबर 50 25, ये समीकरण नंबर मान लीजिए तीसरा। ठीक है, और इसे 3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15x और प्लस 7 त्रिके 21y और बराबर 8 त्रिके 24, ये समीकरण नंबर चौथा मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों प्लस में है तो घटा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों प्लस में तो लिखेंगे घटाने पे। जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे घटाने पे चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल हो गया, ये प्लस 20x माइनस 21y, तो हो जाएगा क्या माइनस के y बचेगा, अब बराबर 25 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1। जब y बराबर -1 आ जा रहा था किसी में भी रख लीजिए, तो लिखेंगे y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, चलिए 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x प्लस 4y और बराबर क्या है 5, तो हो जाएगा 3x प्लस 4 और गुणे y आ गया ना, तो y बोलो क्या रखेंगे -1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस गुणा माइनस होगा तो -4 बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 5 और +4 उधर जाएगा तो, अरे -4 उधर जाएगा तो +4, तो हो जाएगा 3x बराबर क्या आ जाएगा 9, तो कैंसिल कर दी तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर 3 और y बराबर -1। क्या यही आंसर आया था, तो बिल्कुल हाँ यही आंसर देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया था इस समीकरण को। तो देखिए आपका x बराबर 3 प्राप्त हो रहा था, y बराबर -1, x बराबर 3 y बराबर -1, तो देखिए x बराबर 3 और y बराबर -1, मतलब किसी तरह भी हल कर दीजिए आंसर सेम आना चाहिए। तो देखिए विलोपन विधि में मालूम चल गया, विलोपन विधि में क्या होता है किसी न किसी एक को बराबर कीजिए, वहाँ से एक की वैल्यू निकाल कर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका क्या है विलोपन विधि। अब एक विधि और बच जाता है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि, तो उस विधि को भी हम इन्हीं दोनों समीकरण को हल करेंगे, इन दोनों समीकरण को भी उस विधि से हल करेंगे, देखेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, और मेथड भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक इक्वेशन लेके सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा इक्वेशन अपने घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक बता दे रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर करना था, एक बता दे रहा हूँ और दो अपने से कवर कर लीजिएगा। जैसे हमने एक इक्वेशन लिया दूसरा वाला कि 3x प्लस 4y बराबर 5 है और 5x प्लस 7y बराबर 8 है, इसको हल करना है वज्र गुणन विधि से। किससे, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो एक नियम याद कर लीजिए, अभी वज्र गुणन विधि का नियम क्या होता है कि x बटे में बराबर माइनस के y बटे में और बराबर 1, ये नियम एकदम याद कर लीजिए, ये ऊपर नियम एकदम याद कर लीजिए, x बटे में बराबर -y बटे में बराबर 1, ये -y में होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला है, इतना सेट कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हल हो गया, जैसे में x है, क्या है x है यहाँ पे। अब देखिए हल कैसे करेंगे आप,
अब ये फार्मूला याद हो गया ना। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा एक चीज़, वज्र गुणन विधि में ये क्या होता है, बायां पक्ष या दायां पक्ष। दायां पक्ष हमेशा जीरो होना चाहिए, तो इसको हमको किस साइड ले जाना पड़ेगा, इस साइड। इसको हमें इस साइड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हो जाएगा 3x और प्लस 4y और 5 इधर आएगा तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इधर हो जाएगा 5x और प्लस 7y प्लस है और प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। मतलब ये दायां पक्ष एकदम 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इतना काम हो गया, अब इसी पर पूरा मेथड लगने वाला है। देखिए फार्मूला याद हो गया, x बराबर -y बराबर 1। देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x को ढक लेते हैं, x का वैल्यू निकालना तो x को ढक लेंगे। बच गया -8, -8 को गुणा करेंगे किस में, 3 में। -8 को गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो ये हो जाएगा आपका कि -8 गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। चलिए x के वैल्यू निकाला था तो x को ढकेंगे ना, y को हम ढक रहा था। x के वैल्यू निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, x को निकालना तो x को ढक लेना है। x को ढक लेंगे तो बचेगा -8। -8 का गुणा किस में करना है, 4 में। -8 का गुणा किस में करना है, 4 में, इसमें इस तरह। -8 का गुणा 4 में, तो हो जाएगा -8 का गुणा किस में कर देंगे हम, 4 में कर देंगे। और बीच में माइनस हमेशा लगेगा, बीच में क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब इसको ढका था हमने, अब क्या करूँगा, बच गया यह। 7 को गुणा किस में करूँगा, -5 में। 7 को गुणा -5 में, तो हो जाएगा 7 और गुणे -5। क्लियर। चलिए अब देखिए y की वैल्यू निकालना, y का निकालना था, y को ढक लेंगे। y को ढक लेंगे तो क्या बच जाएगा, -8 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो यहाँ हो जाएगा -8 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। बीच में आपका माइनस लग जाएगा। अब इसी को ढकना था y का, बच गया -5। -5 को गुणा किस में करेगा, 5 में करना है, तो हो जाएगा 5 को गुणा करना है -5 में। इसी तरह क्या गया, 1, क्या गया, 1। तो 1 को अब ढक लेना है, तो 1 का मतलब ये चीज़, इसको ढक लीजिए। इसको ढकेंगे तो बच जाएगा 7। 7 को गुणा किस में करना है, 3 में। तो हो जाएगा 7 गुणे 3, बीच में माइनस लगा दीजिए। इसको हमने ढका था, अब 5 को गुणा किस में, 4 में करना है, तो हो जाएगा 5 गुणे 4। यहाँ तक कंफर्म। अब कुछ नहीं, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा -32 और माइनस प्लस 7 5 35 बराबर, ये हो जाएगा -y बराबर, यहाँ पे -8 3 24 और माइनस प्लस 50 25 बराबर 1/7 3 21 और -5 चौक 20। ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, बराबर -y बटे यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1, और बराबर 1/, कितना बच जाएगा, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है। अब सिंपल कुछ करना नहीं, एक बार इसके बराबर तुलना कर देंगे, एक बार इसके बराबर तुलना कर देंगे बराबर करके, तो हो जाएगा x/3 बराबर 1/1। तो x में 1 गुणा होगा तो x, अब बराबर 3 को गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 निकल गया। एक बार इसको बराबर कर देंगे, -y बराबर 1 बराबर 1/1, -y को गुणा 1 में होगा तो -y, अब बराबर 1 को गुणा 1 में होगा तो 1। इसको क्या लिखेंगे, y बराबर -1। तो देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो x बराबर 3 आ रहा था और y बराबर -1 आ रहा था। ठीक है। इसी समीकरण को जब हमने विलोपन विधि सॉल्व किया तो x बराबर 3 आ रहा था, y बराबर -1, और इसी इक्वेशन को हम वज्र गुणन विधि सॉल्व किया है तो देखिए x बराबर 3 y बराबर -1 आ रहा है। तो तीनों विधि से मैथड देख रहे हैं ना, आंसर सेम आने वाला है, बस मैथड अलग अलग होता है, तरीका अलग होता है, आंसर तीनों से सेम आने वाला है। ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन समझ में आ गया ना। एक इक्वेशन इसका बच गया है, उसको घर आप लोग सॉल्व करके मिला लीजिएगा, आंसर उसका भी सेम आने वाला है। ठीक है। पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है। चलिए अब बहुत सारा प्रश्न करना है, बहुत सारा टाइप बचा हुआ है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और उसको कवर करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का, और ये टाइप हमेशा से पूछा जाता है। ठीक है। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, ये हमेशा कॉमन क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो जो भिन्न है ना 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वो भिन्न क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबको मालूम है कि भिन्न उसे कहते हैं जो x अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। तो हमसे वही पूछ रहा है कि वो भिन्न क्या है, तो चलिए भिन्न को मान लेते हैं। तो हम मानेंगे कि माना व भिन्न को क्या मान लेंगे कि माना व भिन्न x/y है। मान लेता हूँ कि वह भिन्न क्या है, x/y है, जहाँ x क्या है, अंश है, तथा y जो है क्या है, हर है, तथा y जो है वह हर है, y क्या है यहाँ पे हर है।
तो चलिए भिन्न को मान लेते हैं। तो भिन्न हमने मान लिया x बटे वाई, जिसमें x अंश है और y क्या है, हर है। अब कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार जिस प्रकार प्रश्न बोला है उसी के अनुसार ढल जाना है। पूरा का पूरा सवाल आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे वाई भिन्न हमारे पास मिल गया है। कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश हमारा ऊपर वाला होता है, इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा। ठीक है, अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 को घटा देना है। तो यही भिन्न कितना परिवर्तित हो जाती है, 1 में परिवर्तित हो जाती है। ये भिन्न कितना होता है, 1 में परिवर्तित हो जाती है। फिर कह रहा है कि यदि हर में, मतलब भिन्न हमारा सेम वही है, x बटे वाई ही भिन्न है। ये अब इस बार क्या करना है हमें, दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में सिर्फ 1 जोड़ दें, तो यह भिन्न हो जाती है, 1 बटे 2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, आराम से हल निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और यहाँ से आराम से इसको हल कर देंगे। तो तिर्यक को गुणा कर दीजिए, 1 को गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, बराबर y माइनस 1 को गुणा 1 में करेंगे तो y माइनस 1 आएगा। अब इससे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y, बराबर -1 और +1 उधर भी जाएगा तो -1, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 कितना हो जाएगा -2। ये ना होगा, ये समीकरण नंबर मान लीजिए पहला, समीकरण नंबर पहला निकल गया है। और यहाँ से इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, बराबर y प्लस 1 को गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस 1 होने वाला है, तो हो जाएगा 2x प्लस y, इधर आएगा तो -y, अब बराबर बच गया इधर 1। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी -y, इधर पे भी -y, तो घटा देंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने में, तो समीकरण दूसरा क्या है आपका, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 1। ये समीकरण दूसरा है, इसी में से घटाना है पहला को, मतलब x माइनस वाई बराबर -2 को घटाना है, समीकरण और पहला है। घटाने जैसे लिखूंगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाए, मालूम है ना आप लोगों को, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो हो जाएगा आपका माइनस, यह प्लस है, माइनस है तो प्लस, यह माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि -y या +y तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2x माइनस x, 2x में से x घट जाएगा तो 1x बचेगा, बराबर +1 + 2 मिलके क्या हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो लिखेंगे x बराबर 3 का मान, x बराबर 3 का मान समीकरण दूसरा में रखने पे, समीकरण दूसरा में रखने पे, समीकरण दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 गुणे x आ गया ना, x क्या रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो आगे हल कर देते हैं, 3 दूनी के 6 माइनस वाई बराबर 1, तो 6 + 1 इधर आएगा तो -1 बराबर -y उधर जाएगा तो +y, 6 में से 1 चला गया तो 5 बराबर y, तो y बराबर 5 x बराबर 3। अतः वह भिन्न, हमसे पूछा अतः वह भिन्न, तो अतः वह भिन्न क्या होगा, अतः वह भिन्न को हमने क्या माना था x बटे वाई के रूप में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 5, अतः वह भिन्न क्या हो गया 3/5 होगी, यही हो जाएगा आंसर। तो यह टाइप बनना एकदम क्लियर है कि यह टाइप से क्वेश्चन आता है और आएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह जब भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो इसको छोड़ने वाले आप नहीं हैं, हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बता दिया हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यो जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एमपी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एमपी है, बड़ा है क्वेश्चन लेकिन वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। ठीक है, इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग। क्या है प्रश्न कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। तो कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि अब इसे हल कैसे करेंगे, तो हमसे पूछ रहा है कि नियत किराया कितना होगा और कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम मानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि माना नियत किराया,
देखिए जो चीज़ हमको नहीं मालूम है तो उसको मानना पड़ता है, पहले मान लेंगे तब इसके बाद हल करेंगे। माना नियत किराया को मान लेता हूँ कि 100 रुपया है। माना नियत किराया 1 रुपये है। हमने मान लिया कि माना नियत किराया कितना रुपया है, 1 रुपया है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये भी तो मानना है। तो मान लेंगे कि तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया वाई रुपया मान लेते हैं। कितना? वाई रुपये है, वाई रुपये है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, सरिता। ये क्या है? सरिता। सरिता क्या करती है कि सरिता 7 दिनों तक किताब को रखने के लिए देती है। 7 दिनों के लिए रखने के लिए देती है। और कितना रुपया देती है? 27 रुपया। पहले डायग्राम फ्रेम कर लेते हैं। इसके बाद सूसी की बारी आती है। सूसी क्या करती है कि कोई किताब 5 दिन रखने के लिए देती है और कितना रुपया देती है? 21 रुपया देती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो यह 7 दिन, तो मैं बना 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 दिन, 7 दिन में क्या है कि 3 दिनों का नियत किराया, ये जो 3 दिन आपको दिखाई दे रहा है, 3 दिन का नियत किराया लगना फिक्स है, मतलब 100 रुपया 3 दिन का लगना ही लगना है। और जो अदर दिन बच जा रहा है वो अदर दिन का अतिरिक्त किराया है। ठीक है, अतिरिक्त किराया मतलब 1 दिन का वाई रुपया लगेगा। ठीक है, हमने मान रखा है। तो यहाँ पे डायग्राम क्या बन जाएगा कि 3 दिन का तो 100 रुपया लेगी ही लेगी। 3 दिन का 100 रुपया तो उसका फिक्स है। अगले दिन का वाई रुपया, तो अगले दिन कितना बच गया? 1 2 3 4, 4 दिन बच गया। तो 4 दिन का कितना ले लेगा? 4 वाई रुपया ले लेगा। तो 100 रुपया प्लस 4 वाई रुपया मिलाकर टोटल कितना रुपया? 27 रुपया दे रही है। कौन? सरिता। समीकरण और पहला बन गया। इसी तरह 5 दिन के लिए 1 2 3 4 5, 5 दिन के लिए सूची दे रही है। तो 3 दिन का ये तो आपका नियत किराया 100 रुपया लेगा ही लेगा, और जो अतिरिक्त दिन है उसका वाई रुपया। तो 3 दिन का इसका भी तो 100 रुपया ले लेगा। बच गया 2 दिन, तो 1 दिन का वाई रुपया, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 वाई रुपये। तो 100 रुपया प्लस 2 वाई रुपया मिला के कितना आपका? 21 रुपया दे रही है। कौन? सूची दे रही है। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। देखिए कितना आसान से इक्वेशन, अब इक्वेशन बन गया तो आराम से हल हो जाएगा। तो हल कर लीजिए यहाँ पे। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या लिखेंगे? घटाने पे, घटाने पर, घटाने पर क्या होगा? ये प्लस है तो माइनस, है प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस एक्स है माइनस एक्स, दोनों कैंसिल हो गया। बच गया आपका 4 वाई और माइनस 2 वाई। तो 4 वाई में से 2 वाई जाएगा तो बच जाएगा 2 वाई बराबर 27 में से 21 जाएगा तो बच जाएगा 6। काट दीजिए तो वाई बराबर क्या आ गया? 3। जब वाई बराबर 3 आ गया तो वाई का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रखें तभी आ जाएगा। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या है आपका? x प्लस 4 वाई बराबर कितना है? 27। तो x प्लस 4, वाई का वैल्यू क्या आ गया? 3, तो 3 रख देंगे बराबर 27। तो हो जाएगा x बराबर 4 3 12 बराबर कितना आ जाएगा? 27। तो x बराबर 27 प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 15, y बराबर 3। तो यहाँ से आपको निकल गया। तो नियत किराया, इसलिए अतः नियत किराया, नियत किराया हमने कितना माना था? 100 रुपये। नियत किराया हमने x माना था, तो नियत किराया कितना आ गया? 15 रुपये आ गया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया आ गया? 3 रुपया। तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का जो किराया है वो कितना हमने माना था? वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो देखिए कितना आंसर आ गया अच्छे तरीके से। तो देखिए यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके एग्जाम में जाना है। आई होप आपको यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंसेप्ट वाइज। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, आपका एज से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बनना तय फिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी, ये पूछ रहा है। सबसे पहले इसके लिए डायग्राम फ्रेम करते हैं। डायग्राम फ्रेम का मतलब कि 3 चीज बताते हैं। एक तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और क्या दे रहा है? वर्तमान आयु और 5 वर्ष पूर्व। जो जो बोला रहेगा वो लिखते हैं। 5 वर्ष पूर्व,
तो यहाँ वर्तमान आयु एक डायग्राम बनेगा 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व की आयु। इसके बाद इसमें और क्या दिया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो बनेगा 10 वर्ष पश्चात। तो जो जो दिया रहेगा सवाल में वही डायग्राम बनेगा। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की आयु। तो एक तो आपका प्रेजेंट एज मालूम होना चाहिए कि जो तो प्रेजेंट एज मालूम नहीं रहेगा तब तक आप ना पूर्व जा पाएंगे ना बाद में जा पाएंगे, तो इसलिए प्रेजेंट एज का बनाना जरूरी है। तो वर्तमान आयु का एक डायग्राम बन गया और एक बन गया 5 वर्ष पूर्व की आयु और एक बन गया 10 वर्ष पश्चात की आयु। तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी तरह आपको डायग्राम फ्रेम कर देना है। हमारे में ए दिया था, इस क्वेश्चन में हमने ये डायग्राम फ्रेम कर दिया। तो देखिए अब करना क्या है कि वर्तमान आयु तो मालूम नहीं है कि नूरी की कितनी है और सोनू की कितनी है, तो यह हो गया नूरी और बात किसकी हो रही है, सोनू की। नूरी और बात किसकी हो रही है, सोनू की बात हो रही है। ठीक है, इन दो लोगों की बात हो रही है। तो नूरी की वर्तमान आयु तो मालूम नहीं है, तो नूरी की वर्तमान आयु को मान लेंगे x, सोनू की वर्तमान आयु को मान लेंगे y। ठीक है, जब आपको वर्तमान आयु मालूम चल गया नूरी की x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु नूरी की कितनी हो जाएगी, तो हम x में से 5 को घटा देंगे, तो इतना वर्ष क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x - 5। इसी तरह सोनू की आयु वर्तमान में y है, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या हो जाएगी, तो 5 माइनस और y - 5 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में से आपका 5 वर्ष पूर्व जाना है तो हम घटा देंगे 5 वर्ष। इसी तरह देखिए 10 वर्ष पश्चात, अगर नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा x + 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नूरी सोनू में पहुँचिए, सोनू इस समय y वर्ष का है, तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, तो y में कितना 10 जोड़ देंगे, तो y + 10 वर्ष का हो जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया ना। तो ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमसे बोला क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु क्या है, x - 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु मतलब कि x - 5 जो है, ठीक है, वह सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व, y - 5 वर्ष है, इसकी आयु की 3 गुनी है, मतलब y - 5 की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। बस बराबर कर दीजिए। देखिए ये तो बोला नूरी की आयु मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। बात खत्म, यहाँ से निकल जाएगा आपका। तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3y - 5 तिहाई 15। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3y इधर आएगा तो -3y बराबर -15 और -5 उधर जाएगा तो +5। तो यहाँ से मालूम चलेगा कि x - 3y बराबर -15 और +5 बच जाएगा -10। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह दूसरा कंडीशन क्या कर रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यह है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल नूरी की आयु क्या है, x + 10 वर्ष, सोनू की आयु क्या है, y + 10 वर्ष, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी, बस बराबर कर देंगे। यहाँ से निकल जाएगा x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी के 20। तो हो जाएगा x + 2y इधर आएगा तो -2y बराबर 20 और +10 उधर जाएगा तो -10। तो हो जाएगा आपका x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10, x - 2y बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 है बराबर 10। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, दूसरा आ गया। तो इसमें भी x और इसमें भी x है, लेकिन दोनों प्लस में है तो समीकरण घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पे, समीकरण 2 में से घटाने पे, 2 में से क्या करने पे, घटाने पे। दूसरा समीकरण क्या हमारे पास, x - 2y बराबर 10 है, इसमें से घटाना है पहला, x - 3y बराबर -10 घटाना है पहला। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। इधर हो जाओ भाई, चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, तो +x -x कैंसिल, ये बच गया -2y और ये +3y। तो 3y में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा बराबर +10 + 10 क्या हो जाएगा 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20। अब y बराबर 20 आ गया तो y का वैल्यू किस में रख लीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे। और समीकरण 1 क्या हमारे पास, x - 3y बराबर -10 है, तो x - 3 गुणे y का वैल्यू कितना आ गया है 20। तो यहाँ आप लिखेंगे 20 बराबर -10। तो हो जाएगा x बराबर 20 × 60 बराबर -10।
तो x बराबर माइनस के 10 प्लस 60 माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 10 जाएगा तो कितना 50, तो x बराबर 50 और y बराबर 20। मतलब मालूम चल गया कि नूरी की जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट एज, तो नूरी की वर्तमान आयु जिसको हमने माना था x, तो x बराबर कितना गया 50। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु लिख लीजिएगा अपने लोग y कितना माने थे तो 20 वर्ष। तो 20 वर्ष का सोनू है और 50 वर्ष की क्या है यहाँ पे नूरी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक ये जो प्रश्न है बनना दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि ये बनना तय है प्रश्न, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत आसान तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, ये डायग्राम अगर आपने फ्रेम कर लिया तो इस डायग्राम से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आराम से जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो वाला एक ही क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। वीडियो कंप्लीट आपको देखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको आईएमपी लिख सकते हैं। जितना प्रश्न बता रहा हूँ मेरे प्यारे इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। यह प्रश्न बहुत आईएमपी है। क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी अगर 2 संख्या है, 2 अंकों की कोई भी संख्या है, तो 2 अंकों की कोई भी संख्या होता है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दाई का अंक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल करते समय कि 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, क्योंकि वही 2 संख्या हमको ज्ञात करना कि वह संख्या क्या है, तो वो संख्या 2 ही अंक की तो होगी। तो 2 अंक की संख्या में एक इकाई का अंक होगा, एक दाई का अंक होगा। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो जाएगा y है, मान लूंगा। माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दाई का अंक क्या है y है। तो 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या, इन्हीं दोनों अंकों से अगर हमको संख्या बनानी होगी तो कैसे बनेगी, तो 2 अंकों से बनी संख्या। तो कोई भी 2 अंक होता है और 2 अंकों से संख्या से कैसे बनता है, तो इकाई और दहाई, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि इकाई में 1 का गुणा करते हैं और दहाई में 10 का गुणा करते हैं। तो दहाई हमारे क्या पास है यहाँ पे y और इकाई क्या है x। तो इकाई में हम किसका गुणा करते हैं 1 का और दहाई में कितना गुणा करते हैं 10 का। दहाई हमारे पास y है, 10 का गुणा करने के बाद जोड़ देते हैं, फिर संख्या प्राप्त हो जाता है। इकाई में 1 को गुणा करते हैं, दहाई में 10 को गुणा करके जोड़ देते हैं, हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा x और प्लस 10y, ये हमें क्या हो जाएगा 2 अंकों से बनी संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। अगर 2 अंकों से बनी संख्या प्राप्त हो गया, अब इसको पलटने पे 2 अंकों से बनी संख्या को पलटने पर क्या बनेगा, तो अगर मैं 2 अंकों को पलटने पर बनी संख्या, 2 अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इसका मतलब कि क्या होगा कि अब इकाई और दहाई का अंक चेंज होगा। अब इकाई को मान लेते हैं कि y है और दहाई को मान लेते हैं कि क्या है x है। तो इकाई यहाँ पे अब y है, तो इकाई y है, तो इकाई में 1 को गुणा करेंगे, y में 1 को गुणा करेंगे। अब दहाई हमारा 10 हो गया, तो 10 में हम x को गुणा करेंगे। दहाई हमारा क्या हो गया x हो गया, तो दहाई हमारा x हो गया, तो इसमें कितना गुणा करूंगा 10 को, और दोनों को जोड़ दूंगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10x। तो देखिए अंकों को पलट दिया हो ना, तो अंकों से पलटने पर बनी संख्या क्या y प्लस 10x हो गया। जब अंक को मैंने पलट दिया, पहले हमने माना था इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, अब पलट दूंगा तब दहाई का अंक x हो जाएगा। तो इसलिए देखिए x में 10 को गुणा किया हूँ और इकाई का अंक y हो जाएगा, तो y में 1 को गुणा किया हूँ। तो अंकों से पलटने में बनी संख्या यह है और आपका वास्तविक संख्या यह है रियल में कि 2 अंकों से बनी संख्या यह। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे प्रश्न पूछा है उसी तरह डायग्राम हम बनाएंगे। प्रश्न हमसे कहा था कि देखिए एक बार प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग क्या है 9 है, ये भी बात दे दिया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं।
तो अंकों का योग मतलब एक इकाई का अंक है, एक दाई का अंक है, इन दोनों का योग कितना है आप लोगों का 9 है। यह भी समीकरण मान लीजिए समीकरण नंबर पहला यहाँ पे डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसका क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। मतलब सिंपल है, कह रहा है कि जो संख्या हम पहले प्राप्त किए हैं x प्लस 10y, तो x प्लस 10y इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना। अब इसी संख्या के अंकों को पलट दिया हूँ तो बनी संख्या क्या है y प्लस 10x, अंकों को पलटने पर बनी संख्या यह है। इसके क गुना, इसके 2 गुना संख्या के क्या है बराबर है, 2 गुना के क्या है बराबर है, बस ये तो बोला है, बस हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9 दाम में 90y बराबर 2x प्लस 10 गुना के 20x। तो हो जाएगा 9x और प्लस 20x इधर आएगा तो माइनस 20x और बराबर 2y, प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90y। ठीक है, तो हो जाएगा 9x माइनस 20x, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 11x बच जाएगा अब बराबर 90 में से 2 जाएगा तो माइनस 88y, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 11 काट दीजिए, 11 8 88, तो x बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे कि प्लस 8y इधर आएगा तो माइनस 8y बराबर 0 बच गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए दूसरा मान लीजिए। तो यहाँ पे bx है और समीकरण पहले में bx है, यहाँ पे माइनस 8y है, यहाँ पे प्लस y है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे प्लस x घटा देंगे तो लिखेंगे, दोनों को पहले उतार लीजिए। पहला x प्लस वाई बराबर क्या है 9, ये समीकरण और पहला है, और दूसरा प्राप्त हो गया x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। तो क्या करने पे घटाने पे लिख लीजिए, घटाने पे, घटाने पे तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया। प्लस 8y प्लस y और प्लस 8y दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस 9y बराबर 9 में से 0 का तो 9 आ जाएगा, तो y 9 से 9 कैंसिल, y बराबर 1 आ गया। जब y बराबर 1 आ गया तो आराम से y की वैल्यू रख लीजिए। तो y का मान किसी में रख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 क्या हमारा पास तो x प्लस वाई बराबर क्या है 9, ये समीकरण 1 है, इसी में रख लीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा 8। तो y बराबर 1 और x बराबर 8। तो हमसे पूछा क्या था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसलिए वह संख्या, तो इसलिए वह संख्या क्या हो जाएगा, हम संख्या क्या माने थे, हमने संख्या माना था x प्लस क्या माना था 10y, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 और प्लस 10 और गुणे y की वैल्यू कितना आ गया 1, तो 8 प्लस 10 से कम 10, तो 10 और 8 कितना आ जाएगा 18। वो संख्या कितना है आता है, वो संख्या 18 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो और बात करूँगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का वो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल वाला जो सवाल आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको तो आपको तैयार करके ही जाना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, क्या है तो पढ़ लेते हैं इसको कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 कंडीशन है। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए 2 कंडीशन है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। एक है धारा के अनुकूल और दूसरा कंडीशन है यहाँ पे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। देखिए 2 कंडीशन है। धारा के अनुकूल का मतलब यह होता है कि जैसे मैं बात करूं कि यह धारा है, यह धारा बह रही है, यह नदी की क्या है धारा बह रही है इस साइड। ठीक है, ये भी नदी की धारा बह रही है, नदी की क्या है धारा बह रही है। तो अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। देखिए ये आपकी धारा किस साइड बढ़ रही है, इधर, ये धारा इधर बढ़ रही है। ठीक है, और ऋतु भी क्या हो रहा है, धारा जिधर बढ़ रही है ऋतु भी उसी तरफ तैर रही है, तो धारा के अनुकूल चाल होती है। ठीक है, जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड ऋतु भी तैर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है ऋतु, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ये क्या है ऋतु। तो मान लेता हूँ ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो धारा की चाल है, धारा इसको मान लेता हूँ धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसी तरह और प्रतिकूल क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब धारा इधर बह रहा है, धारा y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर बह रहा है। प्रतिकूल मतलब धारा और उधर से आ रही है, मतलब ये ऋतु जो तैर रही है वो ऋतु इस साइड तैर रही है, उसके जस्ट क्या विपरीत साइड तैर रही है, तो वो धारा के प्रतिकूल होता है और उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो बस अंतर यह होता है कि धारा की जो भी अनुकूल जो चलता है कि जिधर धारा बह रही है उधर ही व्यक्ति बह रहा है, तो उस समय धारा के अनुकूल में जो चाल होती है वो जुट जाती है। चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो चाल इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि ऋतु की चाल x और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के अनुकूल क्या होगा कि जिस साइड धारा बह रही है उसके विपरीत साइड वो कोई बह रहा है व्यक्ति, तो उस धारा के प्रतिकूल हो जाता है, तो उस समय जो चाल होती है चालें घट जाती हैं उस समय, अगर विपरीत साइड में आप जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही कंडीशन होगा। अब देखिए एक चीज और मैं बात करूं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, आराम से समझिएगा। ठीक है, तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन याद रखिए आप लोगों को जो एग्जैक्ट चाल होती है, देखिए चाल, तो चाल में क्या होता है कि जिसमें जोड़ते हैं हम, तो यह होना चाहिए y प्लस एक्स, क्योंकि देखिए चाल जुड़ने का मतलब कि दोनों प्लस में रहेगा तो आप किसी साइड जोड़ सकते हैं, लेकिन चाल घटाने की बात आए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नदी की चाल होती है, धारा की जो चाल होती है वो ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा में से हम कम को घटाते हैं तो यह y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना कि x माइनस वाई। चाल घटती है लेकिन बड़े में से छोटे घटती है, तो y माइनस एक्स हो जाएगा या y प्लस एक्स हो जाएगा, चाहे x प्लस वाई दोनों लिख सकते हैं। जोड़ने में क्या है, या तो 2 प्लस 3 लिखिए या तो 3 प्लस 2, आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन यह यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो यह y माइनस एक्स होगा या आपका y प्लस एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तक डायग्राम बन गया। अब देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ठीक है 2 घंटे लगता है उसको, क्या करा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि धारा के अनुकूल 2 घंटों में, धारा के अनुकूल 2 घंटों में तय दूरी, देखते हैं कि 2 घंटों में कितना दूरी तय करता है। ठीक है, तो दूरी कितना है, दूरी 20 किलोमीटर तय करता है। धारा के अनुकूल 2 घंटों में तय दूरी 20 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, चलिए सबको मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो दूरी हमारे पास कितना आ गया 20, चाल हमारे पास क्या है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या है y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स, समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो हो जाएगा 2, यहाँ से कटा देंगे इसको किस बार में, 10 बार में, तो हो जाएगा 10 बराबर y प्लस क्या आ जाएगा x, ये समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। इसी तरह यहाँ पे धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में, धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में तय दूरी, तो 2 घंटों में धारा के प्रतिकूल कितना दूरी तय कर रहा है, तो वह 4 किलोमीटर तय कर रहा है। कितना, 4 किलोमीटर तैर सकता है। तो सेम वही फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, और दूरी आपका है 4 किलोमीटर, और बराबर चाल कितना है, तो y माइनस एक्स, और गुणे समय कितना लग रहा है इसको, तो समय लग रहा है इसको 2 ही घंटे, तो काट देंगे तो दोबारा में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस वाई माइनस एक्स, यह समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, तो विलोपन विधि से हल हो जाएगा। तो लिख देंगे कि जोड़ने पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 10 बराबर, इसको ऐसे लिख लीजिए y प्लस एक्स बराबर 10, इसको लिख लीजिए y माइनस एक्स बराबर कितना 2, जोड़ने पे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2y बराबर 10 2 12, काट दीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, y बराबर क्या आ गया 6, और y का मान किसी में रख लीजिए, y बराबर 6 का मान, y बराबर 6 का मान समीकरण दूसरा में रख लीजिए, समीकरण दूसरा में रखने पे समीकरण दूसरा क्या है, 2 बराबर y माइनस एक्स, एक्स की जगह एक्स लिख लीजिए, ये समीकरण दूसरा है, इसी में y जगह 6 रख लीजिए, 2 बराबर y की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई, यह 2 है याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई बराबर 6, अब प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो y बराबर 6 में से 2 गया तो 4, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया,
अरे यहाँ तो यक्स नहीं है, ये तो यक्स है ना, यक्स रखेगा यहाँ पे, यक्स का वैल्यू आया है, सॉरी यक्स बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई बराबर 6। तो यक्स किसको हमने माना था, तो ऋतु की चाल। तो इसलिए ऋतु की जो चाल है, ऋतु की चाल कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की जो चाल है, देखिए मैंने कहा ना कि धारा की चाल हमेशा बेसी आएगा, तो धारा की चाल क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए, तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। अभी इसी के साथ पूरा का पूरा ये आप लोगों का चैप्टर 2 4 वाले रैखिक समीकरण समाप्त हो गया। इससे बाहर वादा करता हूँ, इससे बाहर ये क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके हाथ में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।